सबसे पहले तो मैं इन महाशय को योगी नहीं कहता, क्योंकि सिर्फ नाम बदल लेने से किसी का स्टेटस नहीं बदल जाता। अगर ऐसा होता तो भारत में अमीर बनने की इच्छा रखने वाला हर इंसान अपना नाम मुकेश अंबानी रखता। खैर, इनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और इस वीडियो में हम लोग यूपी गवर्नमेंट के पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने वाले हैं, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सरकार के द्वारा कितना विकास किया गया है। ये रिपोर्ट कार्ड 100 नंबर का होगा, जो कि कुछ खास क्राइटेरिया के बेसिस पर तैयार किया जाएगा। सभी क्राइटेरिया के लिए 10 में से कुछ नंबर मिलेगा और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि इस सरकार को 100 में से कितना नंबर मिलता है। वैसे तो इलेक्शन जीतने के लिए लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो बड़े बड़े वादे कर देने में कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही सत्ता में आने से पहले भाजपा के द्वारा यूपी को लेकर 150 बड़े बड़े वादे किए गए थे। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें से कितने वादे सच में पूरे किए गए और कितना जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखावा किया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस गवर्नमेंट के अंदर जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति रही है। सत्ता में आने से पहले इनके मैनिफेस्टो में जॉब एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जैसा कि सबका होता है, बट पूरा कोई नहीं करता, ठीक वैसा ही। तो इनके मैनिफेस्टो में नौजवानों के लिए अगले 5 साल में 70 लाख जॉब का वादा किया गया था। वैसे तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन रियल डाटा कुछ और ही बता रहा है। कुछ समय पहले यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट का कहना था कि 2016 में, यानी कि उनके सत्ता में आने से पहले, उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17% से भी ज़्यादा था, जो कि अब घटकर 4 से 5% हो गया है। लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि 2017 से, यानी कि उनके सत्ता में आने के बाद से, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ी है। 2017 में जो संख्या 40 लाख था, वो अब बढ़कर 56 लाख हो चुका है। अगर आपको लगता है कि पैंडेमिक इसका एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है, तो आप डाटा को अच्छे से देखना मत भूलिएगा। अब अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इनके सत्ता में आने के बाद से 20 से 24 साल के नौजवानों की बेरोजगारी लगभग डबल हो चुकी है, जो कि 9 से बढ़कर 17% हो चुका है। और 25 से 29 साल के नौजवानों की बेरोजगारी 23 से बढ़कर 31% हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ और डाटा देखें तो पता चलता है कि 2012 के यूपी में जो बेरोजगारी दर 4% था, वो 2019 में बढ़कर 19% हो गया। शहरी इलाकों में ये 10 से बढ़कर 20% हो गया और ग्रामीण इलाकों में ये 2 से बढ़कर 19% हो गया। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो महिलाओं को हुआ है। 2017 से बेरोजगार महिलाओं की परसेंटेज 37 से बढ़कर 48% हो चुकी है। और ये वो महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं। जो नहीं करना चाहती वो पॉपुलेशन तो इस डाटा में है भी नहीं। यानी कि जो महिलाएं उत्तर प्रदेश में काम करना चाहती हैं, उनमें से आधी महिलाओं के लिए तो काम है ही नहीं। बाकी बची महिलाओं का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अगर हम जॉब्स की बात करें तो मुख्यमंत्री के दावे के अनुसार 2017 से अभी तक 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया गया है। यहाँ सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक सरकारी आंकड़ा है। इसकी असलियत क्या है वो आपको इन आंकड़ों से पता नहीं चलेगा। यानी कि अगर 70 लाख में से 4.5 लाख का परसेंटेज निकाले, 70 लाख यानी कि जो वादा किया गया था, तो ये बनता है करीब 6.4%। अब जबकि बेरोजगारी दर ऑलरेडी नीचे है, तो 10 नंबर का 6.4% होता है 0.64। और इसीलिए जॉब और अनएम्प्लॉयमेंट में इन्हें मिलना चाहिए 10 में से 1 नंबर, जो कि ये भी ज़्यादा है। अगला क्राइटेरिया है एजुकेशन को लेकर। इसके बारे में भी मैनिफेस्टो में काफ़ी वादे किए गए थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में फ्री वाईफाई लगाए जाएंगे, सभी को लैपटॉप दिए जाएंगे विथ फ्री 1 GB डाटा पर मंथ। 50% से ज़्यादा स्कोर करने वाले सभी स्टूडेंट की पढ़ाई ग्रेजुएशन तक फ्री में होगी। 10 नए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनाए जाएंगे, 25 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। और जॉब्स का वादा तो आप पहले ही देख चुके हैं, तो अब रियलिटी क्या है वो भी देख लेते हैं। यूपी में 25 नए मेडिकल कॉलेज का वादा किया गया था, जबकि अभी तक 30 नए मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा चुके हैं, जो कि वाकई काबिल तारीफ़ है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 10 में से सिर्फ 5 तैयार किया गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में फ्री वाईफाई की बात करें तो इस सरकार के पहले बजट में ही इसके लिए 50 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था। ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देने का जो वादा किया गया था वो सिर्फ लड़कियों के लिए लागू किया गया। उसमें भी अगर एक परिवार में 2 बहनें हैं तो उसमें से किसी एक बहन को ही ये सुविधा मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स को जो फ्री लैपटॉप देने का वादा किया गया था उसमें कुछ भी पूरा नहीं किया गया। अब चुनाव होने वाला है तो स्वाभाविक है 22 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने का ऐलान किया गया है। प्राथमिक शिक्षा पाने वाली उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, लेकिन इसके लिए कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। प्राथमिक स्कूलों की अभी वही बदतर जैसी स्थिति है जैसा कि पहले होता था, और हमेशा की तरह शिक्षकों की भी वैसे ही कमी है। 2016 में एजुकेशन को लेकर उत्तर प्रदेश का जो ओवरऑल रैंकिंग 19 था, वो 2021 में कुछ इम्प्रूव होकर 18 हो चुका है। तो एजुकेशन में सब मिलाकर इस सरकार को मिलना चाहिए 10 में से 6 नंबर। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में। इनके मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि मिनी बसों की सुविधा से गांवों को जोड़ा जाएगा, लेकिन कितनी बसों की भर्ती की गई? एक भी नहीं। अब सरकार कह रही है कि अब जबकि चुनाव आ गया है तो सरकार कह रही है कि 11,750 बसों में पैनिक बटन और GPS की सुविधा लगाई जाएगी। तो पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे? कोई आइडिया नहीं है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2019 में उत्तर प्रदेश के 3 शहर कानपुर, आगरा और मेरठ में
मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया गया, जिसमें से कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट भारत का सबसे जल्दी तैयार होने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट है। इसके नए सेक्शन का 28 दिसंबर को पिछले साल उद्घाटन किया गया था। अब ये सबसे जल्दी तैयार होने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट क्यों है, ये तो आप सभी को पता है। चुनाव की वजह से अगर ऐसे ही सभी प्रोजेक्ट इतने जल्दी से तैयार होने लगे तो 5 साल के बदले हर साल चुनाव होना चाहिए। सितंबर 2017 में अजय सिंह बिष्ट के द्वारा लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन किया गया, जिसका कंस्ट्रक्शन सितंबर 2014 में ही शुरू किया गया था। ये सब के अलावा अगर ट्रांसपोर्ट में कुछ बेहतर किया गया है तो वो है ट्रांसपोर्टेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस, जैसे कि रोड्स। इस सरकार के अंदर 4 सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पूर्वांचल 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड 296 किलोमीटर, गोरखपुर लिंक 91 किलोमीटर और गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर। इन चारों में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू किया जा चुका है, बाकी सबका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सभी को तैयार करने का लागत लगभग 80,000 करोड़ रुपए है। इन सभी के पूरा हो जाने पर यूपी में 1788 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क होगा, जो दूसरे किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक होगा। चारों ही एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ा हुआ है और इसके तैयार हो जाने पर राज्य के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र सिर्फ राज्य की राजधानी ही नहीं बल्कि देश की राजधानी के भी काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे, जिससे उन सभी क्षेत्रों में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बसों की सुविधा में कुछ बेहतर हुआ नहीं है, तो सब मिलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें इस सरकार को देना चाहिए 10 में से 4 नंबर। हमारा अगला क्राइटेरिया है वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी। मुझे नहीं लगता है इस एरिया में हमें कुछ इवेल्युएट करने की जरूरत भी है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, एक ऐसा राज्य जहां रेप विक्टिम के शव को रातों रात उसके परिवार के सहमति के खिलाफ सबके सामने जला दिया जाए, उल्टा विक्टिम पर ही शर्मनाक और घटिया आरोप लगाए जाएं, आरोपी के पक्ष में नारेबाजी किया जाए। एक ऐसा राज्य जहां रोज इन महिला और नाबालिगों के रेप का बराबर हेडलाइंस छपता हो, तो इस राज्य में वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी को लेकर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पब्लिक स्पेस में वुमेन सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, बस स्टैंड, वेटिंग रूम, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैनिक बटन और जीपीएस का लगा होना, सीसीटीवी, ये सब में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। रेप इंसिडेंट, चाइल्ड लेबर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सब कुछ में बढ़ोतरी हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले की सरकार या उससे भी पहले की सरकार इस मामले में कुछ बेहतर रही है, नहीं, सबका यही हाल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आने वाले सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चल रहा है वो चलता ही रहे। खैर, माइनस में नंबर नहीं दे सकते, इसीलिए वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी में इस सरकार को मिलता है 10 में से 0 नंबर। अब हम लोग आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उत्तर प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है। इनके मैनिफेस्टो में यूपी के सभी घरों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर बिजली की बहुत ही कम सप्लाई होती है और कुछ तो ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर अभी तक बिजली पहुँचा ही नहीं। ऐसा ही जगह में से एक है उत्तर प्रदेश के ईटा जिला का गांव नागलातुली, जहां पर आज़ादी के बाद से अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है। इस गांव के लोगों को फ़ोन चार्ज करने के लिए भी 2 किलोमीटर दूर तक जाना होता है। उत्तर प्रदेश में बिजली आने का मुख्य स्रोत है कोयला। अब जबकि यूपी में कोयले की काफ़ी कमी हो रही है, तभी बिजली का डिमांड भी काफ़ी बढ़ रहा है। इसके साथ ही हर जगह सप्लाई में काफ़ी कटौती किया जा रहा है और पिछले 5 सालों में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया जिससे ये पता चले कि बिजली के लिए कोयले के ऊपर से निर्भरता हटाने के लिए कोई खास कदम उठाया गया हो। वैसे मैनिफेस्टो के मुताबिक सभी घरों में 24 घंटे तक बिजली तो नहीं पहुँचाएगा, लेकिन सितंबर 2019 में बिजली का रेट 12% बढ़ाया जरूर गया। पिछले साल मार्च में इस सरकार के द्वारा 27 नए इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का काम शुरू करवाया गया और दावा किया गया कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से बिजली के ट्रांसमिशन में 53% का बढ़ोतरी हुआ है। तो सब मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी में इस सरकार को मिलता है 10 में से 3 नंबर। अब यूपी में पॉल्यूशन की क्या स्थिति है वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए ये सब हेडलाइंस होना बहुत आम बात है, जैसे देश के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 उत्तर प्रदेश के शहर, यूपी में एयर पोल्यूशन सबसे बदतर, देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 उत्तर प्रदेश के शहर। सरकार का कहना है कि यूपी में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वो जरूरी कदम उठा रहे हैं, जैसे लोगों से अपील करना कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 2 सबसे जरूरी इशू जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है लॉकडाउन और स्टेबल बर्निंग। इस पर यूपी सरकार का कहना है कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है और स्टेबल बर्निंग उनके राज्य में ना के बराबर होता है। कुछ दिन पहले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा था, जिसमें यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर प्रदूषित हवा पाकिस्तान से आ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को बैन करवा दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना, रोड ट्रैफिक कम करना, वेस्टेज बर्निंग, स्टेबल बर्निंग को रोकना, ये सब एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी स्टेप्स में से है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या किया जा रहा है, इसका रिजल्ट तो आप सभी के सामने है। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन में सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोड़ा बहुत काम किया गया है, जैसे कि 104 STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लगाना, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। और यूपी में वाटर पोल्यूशन और बड़ी बड़ी नदियों की क्या स्थिति है ये भी आप सभी के सामने है। सब मिलाकर पोल्यूशन में इस सरकार को मिलना चाहिए 10 में से सिर्फ 2 नंबर। अब अगला जरूरी क्राइटेरिया जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है हेल्थ केयर। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। नीति आयोग के रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स में सबसे बेहतर केरला को बताया गया और सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश का बताया गया, जबकि इस रिपोर्ट में महामारी के इम्पैक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब ऐसा क्यों है ये तो आप सभी ने देखा है। महामारी के दौरान इतना ज़्यादा लापरवाही दिखाया गया, मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि श्मशान घाट में जगह कम पड़ चुका था। गंगा किनारे लाशों की अंबार लगी हुई थी। ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटल में लोगों की जानें जा रही थी, लेकिन अजय सिंह बिष्ट को यह सब अफवाह लग रहा था।
और जो इस अफवाह को फैलाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें जेल में डाला जा रहा था। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 1600 से भी ज़्यादा शिक्षक कोविड की वजह से मारे गए। शुरुआत में ना तो कोई जिम्मेदारी लिया गया और जो टीचर्स वोटिंग और काउंटिंग के दिन बीमार होने की वजह से उपस्थित नहीं थे उनका सिर्फ सैलरी ही नहीं काटा गया बल्कि उन्हें सस्पेंड भी किया गया। यूपी में डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो का कोई रिसेंट डाटा नहीं है। 2018 में 19,962 लोगों पर एक डॉक्टर थे और पिछले 2 सालों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। अगर होता तो आपको इस सरकार के अंदर पता जरूर चल जाता। तो नीति आयोग का ओवरऑल परफॉर्मेंस और कोविड मैनेजमेंट को देखते हुए हेल्थ केयर में इस सरकार को मिलना चाहिए 10 में से 0 नंबर। अब अगला क्राइटेरिया है लॉ एंड ऑर्डर। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति रही है। यूपी में एक चीज़ जो हमेशा से और सबसे बदतर रहा है वो है इसका लॉ एंड ऑर्डर। इसीलिए इसके सुधार का वादा करना बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा था। यूपी पुलिस का दावा है कि 2017 से अभी तक 150 अपराधी मारे गए हैं, 2800 अपराधी इनकाउंटर में घायल हुए हैं और अपराधियों से जुड़े 1800 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की गई है या उसे खत्म किया गया है। इसके साथ ही 3700 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, 550 लोगों पर एनएसए के तहत मुकदमा चलाया गया और जैसा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने वादा किया था, ये सब की वजह से राज्य में अब गुंडा राज और माफिया राज खत्म हो चुका है और कानून व्यवस्था एकदम बेहतरीन स्थिति में है, ऐसा अजय सिंह बिष्ट का कहना है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन काफ़ी मायने रखता है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर में, और कानून व्यवस्था का परसेप्शन बनाया जाता है पूरी तरह से मीडिया के द्वारा। किसी भी राज्य में जितने ज़्यादा घटनाओं पर कवरेज किया जाएगा, जनता को उतना ही ज़्यादा पता चलेगा कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन मीडिया उसे किस तरह से दिखाती है, इससे आपका परसेप्शन बनता है कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत। और ये एक बड़ा वजह है जिससे लोगों को लगता है कि यूपी में कानून व्यवस्था काफ़ी बेहतर हो चुका है। अगर हम क्राइम स्टैट देखें तो महामारी शुरू होने से पहले 4 सालों के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध 66% बढ़ चुका था। हाथरस रेप केस तो आप सभी को याद होगा, उन्नाव रेप केस, इलाहाबाद में 4 फैमिली मेंबर्स का मर्डर और रेप केस, ये सब कुछ ऐसी खबरें हैं जिसका कवरेज किया गया। 2019 में टाटा ट्रस्ट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जिसमें पाया गया कि पूरे देश भर में यूपी बिहार का जस्टिस सिस्टम सबसे बेकार है और पुलिस सिस्टम भी सबसे बेकार यूपी बिहार का ही था। यूपी में ना तो पुलिस के लिए सही बजटिंग या स्पेंडिंग है, ना वैकेंसीज है और ना तो डाइवर्सिटी। यूपी में अभी, उत्तर प्रदेश में अभी 1.29 लाख पुलिस के लिए खाली पोस्ट है और 1 लाख लोगों पे सिर्फ 133 पुलिस है। कुछ बिजनेसमैन जिन पर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस चल रहा हो उसे पार्टी का टिकट देना, रेप एक्यूज को सुरक्षा देना, मॉब लिंचिंग करवाने वाले से सपोर्ट लेना, सपा और बसपा की तरह एडमिनिस्ट्रेशन में अपने जाति को फेवर देना, ये सब कुछ उदाहरण है जो कानून व्यवस्था में लोगों को ध्यान देना चाहिए। सब मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर में इस सरकार को मिलना चाहिए 10 में से 2 नंबर। अब बात करते हैं सबसे जरूरी क्राइटेरिया के बारे में जो है इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रही है। यूपी में हर जगह बड़ा बड़ा विज्ञापन लगाया जा रहा है और अजय सिंह बिष्ट का कहना है कि हमने पिछले 4 सालों में यूपी का पर कैपिटा इनकम डबल किया है और हमने उत्तर प्रदेश को भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है। अब ये बयान मुख्यमंत्री जी सोए सपने में दे रहे थे या होश में, ये तो मेरे समझ से बाहर है। यूपी का जीएसडीपी सिर्फ नीचे ही नहीं आया बल्कि पूरी तरह से क्रैश कर चुका है। 2019-20 में यूपी का पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम की तुलना में आधे से भी कम था और इसके रैंकिंग में 36 राज्यों में से 32 रैंक पे है। पिछले सरकार में 2012 से 17 के बीच जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 7% था, वो मौजूदा सरकार में 2017 से 21 के बीच 2% से भी कम हो चुका है और पर कैपिटा इनकम तो 0.43% पे आगे गिर चुका है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाकर प्रचार कर रहे हैं कि हम तो डबल कर चुके हैं और यूपी में तो ऐसा ग्रोथ कभी देखा ही नहीं गया। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो पिछले सरकार में 14.64% पे था, वो मौजूदा सरकार में नीचे गिरकर 3.34% पे आ चुका है। इसके अलावा हम लोग बेरोजगारी की बात तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो इस डबल इंजन की सरकार को अर्थव्यवस्था में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिलता है 10 में से 1 नंबर। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सोशल गवर्नेंस, सामाजिक शासन काफ़ी मायने रखता है। यूपी में सोशल यूनिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोशल राइट्स, ये सबसे संबंधित बड़े बड़े हेडलाइंस आपको रोज़ दिन देखने को मिल जाता है। अगर हम सोशल यूनिटी की बात करें तो इसमें बात करने लायक तो कुछ है नहीं। ये तो सभी को पता है कि सोशल यूनिटी में अजय सिंह बिष्ट कितने नाकामयाब और कितने कामयाब रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि ये कितने नाकामयाब रहे हैं, बड़ी बात ये है कि इनके चाहने वाले को इस नाकामयाबी से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ करना यूपी गवर्नेंस में बहुत मामूली बात है और फिर इस सरकार का अराजकता से डरना खुद में ही एक बहुत बड़ा आयरनी है। अगर आप यूपी में एंटर करते हैं तो धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मामलों पर बनाए गए कानून के सहारे वायलेशन ऑफ सोशल राइट्स, पिछड़े वर्ग के लोगों का थ्रेटन फील करना, बीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों का मनमानी चलना, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ नारेबाजी लगना, ये सब आपको बहुत आसानी से दिख सकता है। और इस सरकार को इससे फ़र्क पड़ने के बजाय गर्व होता है क्योंकि ये रिसर्च फैक्ट है कि इससे वोट पोलराइजेशन बढ़ता है और इस सरकार को इससे चुनाव में काफ़ी फायदा होता है। अजय सिंह बिष्ट का कहना है कि लव जिहाद प्रैक्टिस करने वाले को अंतिम संस्कार पर भेजा जाएगा। पिछले साल अगस्त में यूपी पुलिस के द्वारा कानपुर में सो कॉल्ड लव जिहाद पर जांच के लिए एक स्पेशल एसआईटी का गठन किया गया। 14 केसेस पर जांच शुरू किया गया। 2 महीने बाद आधे से भी ज़्यादा केसेस कोलैप्स कर चुका था और फाइनल क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल किया जा चुका है जब पुलिस को पता चला कि सभी संबंध
सहमति से था। नवंबर 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सिर्फ एक महीने में 125 इंटरफेथ कपल्स को प्रोटेक्शन ग्रांट करना पड़ा। दिसंबर 2020 में एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत बजरंग दल के द्वारा एक गर्भवती महिला और उसके पति को जबरदस्ती जेल भेजा गया, जिसके बाद उस महिला का कहना था कि उनका मिसकैरेज हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डाटा के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के द्वारा जो पिछले 3 सालों से ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केसेस दर्ज किया गया है, उसमें से 40% केसेस सिर्फ उत्तर प्रदेश से है और पिछले 3 सालों से लगातार ह्यूमन राइट्स वायलेशन में यूपी सबसे ऊपर है। अब किसी क्राइटेरिया में निगेटिव मार्क्स नहीं दिया जा सकता, इसीलिए सोशल गवर्नेंस यानी कि सामाजिक शासन में इस सरकार को मिलता है 10 में से 0 नंबर। तो अब यूपी गवर्नमेंट के पिछले 5 सालों का फुल रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है, जिसमें हम लोग 10 अलग अलग सबसे जरूरी क्राइटेरियाज के बारे में बात कर चुके हैं और सब मिलाकर इस सरकार को मिलता है 100 में से 19 नंबर, जो कि परसेंटेज में होता है 19%। वैसे तो किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स चाहिए होता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 19% आया है। तो सब मिलाकर इस सरकार का कंपार्टमेंट लग चुका है और जैसे कि सभी को कंपार्ट देने का मौका मिलता है, वैसे इन्हें भी मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनता इन्हें पास करती है या फेल। वैसे तो अभी उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी बाहर निकल जाइए, आपको हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग में इस सरकार से जुड़ा प्रचार दिख जाएगा, लेकिन उस प्रचार में और रियल डाटा में, उसके रियलिटी में जो विकास आपको दिखाया जा रहा है और जो नहीं दिखाया जा रहा है, उसमें बहुत फ़र्क है। और चुनाव के वक्त, स्पेशली चुनाव के वक्त, जनता को सिर्फ इसी पार्टी का नहीं बल्कि सभी पार्टी से जुड़े असलियत का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।